पिछला दिन आप पढ़ रहे थे इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्धता दोष। और अशुद्धता दोष में आपने देखा कि किसी ए लड़का, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक समझोगे नहीं क्या? नीचे उतरेंगे इतना चप्पल मारेंगे मुंह में चोट्टा कहीं का। दिमाग करने काम करता है रे। इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट में जो हम बात पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले ये देखा गया था कि कोई ना कोई आयन, जैसे कोई धनायन या कोई ऋणायन, कम से कम दो तरह का होगा। जैसे आपने देखा था कि Na+Cl- Na+Cl- का एक कंप्लीट क्रिस्टल था, लेकिन उसी बीच में क्या आ गया था? K+। तो एक K+ नहीं, मान लीजिए कि अरबों खरबों Na+ उसमें होगा, उसमें बहुत सारा जगह K+ ले सकता है उसका जगह, तो वो अशुद्धता के रूप में आएगा। इसी में और भी एग्जाम्पल्स हैं, और उसको आप थोड़ा देखिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शॉटकी या फ्रेंकेल दोष अशुद्धता दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। थोड़ा इस बात को भी हम समझेंगे, अशुद्धता दोष में कैसे शॉटकी फ्रेंकेल दोष आता है। पहले अपनी चेहरा देख लिखिए, तो इस लाइन को पूरा कीजिए। तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ हम एक क्रिस्टल बनाते हैं Na+Cl- Na+Cl- इस तरह से Cl-Na+Cl-Na+। अभी तुम कुछ मत करना, तुम सिर्फ देखो इसको, और प्लीज मुंह बंद रखिए, तो पिटा जाइएगा आज। बताइए ये परफेक्ट क्रिस्टल है क्या? अब इसमें अशुद्धता दोष के जगह पर हम मान लीजिए यहाँ पर K+ नहीं लाकर इस जगह पर हम लिख देते हैं Ca++। अब बताइए कि कैल्शियम के रूप में होना चाहिए था सोडियम को, आ गया है कैल्शियम। सबसे पहले ये अशुद्धि के रूप में आया है, लेकिन अशुद्धि के रूप में आने के साथ ये एक चीज गड़बड़ कर दिया है। बताइए क्या गड़बड़ किया है? Na+ निकला तो एक ही ना पॉजिटिव चार्ज गया, लेकिन उसके जगह पर ये दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। दो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक चार्ज कमेगा कहीं ना कहीं, तब ना जाके ये पूरा क्रिस्टल उदासीन होगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं से एक जगह से सोडियम लापता हो जाएगा, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा तो फिर ये शॉर्ट की फ्रेंकेल दोष टाइप का दोष उत्पन्न हो जाएगा ना इसमें। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें अशुद्धता दोष भी है और शॉर्ट की दोष भी है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये अशुद्धता दोष जो है वो फ्रेंकेल दोष और शॉर्ट की दोष के साथ भी आता है। तो आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर ये वैकेंसी जनरेट हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि Na+ के जगह पर Ca++ आ गया। इट मीन्स वैकेंसी जनरेटेड ड्यू टू Ca++ सब्सटीट्यूशन। यहाँ नीचे में लिखा हुआ है वैकेंसी जनरेटेड ड्यू टू Ca++ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, एक गया उसके जगह पर दूसरा आया, इसी को सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। Na+ गया Ca++ आया, यानी यहाँ पर Ca++ का सब्सटीट्यूशन हुआ है, और इसी सब्सटीट्यूशन के कारण ये वैकेंसी जनरेट हुई। अच्छा, अशुद्धता दोष में क्या सिर्फ हम धनायन को ही हटा सकते हैं, ऋणायन नहीं हट सकता है क्या? ऋणायन की जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता है? वो भी आ सकता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग उसका करेंगे।
बताइए, यहाँ से यदि हम Cl माइनस को हटा दें, मान लो यहाँ से, और Cl माइनस के जगह पर एनायन के रूप में हम ऑक्सीजन 2 माइनस ला देते हैं, ऑक्सीजन 2 माइनस। अब बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी? तो यहाँ भी वही बात हुआ है, खाली वहाँ जो बात केटायन के लिए हुआ है वही बात यहाँ एनायन के लिए हुआ है। तो ये भी अशुद्धता दोष है, ड्यू टू O2 सब्स्टिट्यूशन, O2 माइनस सब्स्टिट्यूशन। पर्दा खींच लो तो बुआ। नीचे वाला सब स्विच ऑफ कर दो तो, सब, नीचे वाला सब तो बढ़िया से खींचो ना, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से करो। असल में वो खुला हुआ रहता है तो रिफ्लेक्शन आता है यहाँ बोर्ड पर। क्या हुआ? चला दो वो, फैन चला दो तो, F1 F2 F3 सब ऑन कर दीजिए, सब ऑन कर दो, F1 F2 F3 F4। हो गया लिखा हुआ? तो यहाँ से इम्प्योरिटी डिफेक्ट समाप्त हो गया। हेडिंग डालेंगे ठोस के गुण। यहाँ बोर्ड पर हेडिंग आया हुआ है, अब देखिए इसको, ठोस के गुण, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो, ठोस के गुण में आपको दो तरह का गुण पढ़ना है, एक पढ़ना है चुंबकीय गुण और एक पढ़ना है विद्युतीय गुण। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब यूनिट डालिए, एक नंबर, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो, किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण होता है वह उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जब प्लेसमेंट हुआ उस एटम के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया या कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रह गया, किसका संरेखन ऊपर की दिशा में है, किसका संरेखन नीचे की दिशा में है, मतलब कौन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसी से ये मतलब है। आप इससे पहले भी पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, आप याद कीजिए, यदि ऐसा एटम हो जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं हो, अनपेयर्ड नहीं हो, आप याद कीजिए, उसी को हम लोग डायमैग्नेटिक कहा करते थे, प्रतिचुंबकीय। और वैसा एटम या वैसा
सब्सटेंस जिसके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो उसी को हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते थे। इसी आधार पर और भी कई सारी बातें इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जानिए, टोटल 5 तरह का चुंबकीय गुण वाला ठोस अभी तक नेचर में पाया गया है। इसमें सबसे पहला किसको हम पढ़ेंगे? अनुचुंबकीय ठोस के बारे में। इससे पहले देखो लिखा हुआ है कि किसी ठोस का चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब समझिए आप क्या है। जैसे हम मान लो कि हम एक कोई एटम नियॉन लेते हैं। नियॉन नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। अब हम इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, यही होगा ना? आप याद कीजिए, एस में एक डब्बा होता है, फिर एस में यहाँ एक डब्बा, पी में 3 डब्बा होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब बताइए कि यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? यदि ये अयुग्मित नहीं है तो निश्चित रूप से ये डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसी में यदि आप सोडियम ले लें तो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2p6। यदि इसी को हम सोडियम बना दें, यदि 11 कर दें तो ये हो जाएगा 3s1। अब बताइए, इसके एस में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आया कि नहीं? तो ये निश्चित रूप से पैरामैग्नेटिक के अंतर्गत आएगा। और ये चुंबकीय फील्ड में आकर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आकर कुछ अलग तरह का गुण प्रदर्शित करेगा जो नियन से अलग होगा। तो यही लिखा हुआ है कि किसी ठोस की का चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यही सब में कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरा है, अयुग्मित है, युग्मित है, ये सब चीज कितनी संख्या में अयुग्मित है, ये सब तो लिखेंगे इसको। किसी ठोस का चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है और इस आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। हो गया लिखा हुआ। एक 5 प्रकार में जो सबसे पहला टाइप है वो है अनुचुंबकीय ठोस। इंग्लिश में इसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अभी पहला और दूसरा जो टॉपिक है ये आपको ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तीसरा चौथा पांचवा ये सब सिर्फ पढ़ने के लिए है, जल्दी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है यहीं से, आपसे पूछा जाएगा अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय ठोस से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन आता है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचु ऐसे, और आइए देखते हैं पूरा। हो गया हेडिंग। देखो, अनुचुंबकीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित होना ही चाहिए, तभी वो पैरामैग्नेटिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। चेंज करो इसे। अनुचुंबकीय होगा, यहाँ पर ये छूटा हुआ है। देखिए तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि वह ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। और उसके आगे का एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ऐसे ठोस में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा यह चुंबकीय क्षेत्र के बाहर अपना चुंबकत्व खो देता है। मतलब ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, वो चुंबकत्व खो देता है।
एग्जाम्पल लिख लेंगे O2 TiO CO CO2 Ti2 O2। नीचे वाला भी लिख लीजिए एरो देके। को पहले ऊपर वाला लिखना है, फिर नीचे वाला लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है। अगला हेडिंग डालेंगे प्रतिचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय दुर्बल रूप से आकर्षित होता है और ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सारा का सारा पेयर्ड होता है। नहीं, ये बात लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा तो। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए NaCl C6H6। सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? चेंज करें? मिटा रहे हैं इसको? अगला हेडिंग डालिए लौह चुंबकीय ठोस, या इसी को आप लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं।
लौह चुंबकीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत प्रबलता के साथ आकर्षित होता है और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी यह चुंबकत्व खोता नहीं है। पहला जो था वो चुंबकत्व खो देता था, ये चुंबकत्व नहीं खोता है। ऊपर में लिख दीजिएगा लौह चुंबकीय ठोस या लौह चुंबकीय पदार्थ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक, यदि आप ठोस लिखे हैं तो सॉलिड, पदार्थ लिखे हैं तो सब्सटेंस। समझे हम क्या बोले यहाँ हेडिंग में? यहाँ पर आप लौह चुंबकीय ठोस यदि लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। यदि आप लौह चुंबकीय पदार्थ लिखते हैं तो वहाँ लिखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। या सिर्फ ये वर्ड भी लिख के डालें तो बात तो वही है और स्पष्ट हो जाता है लिखने से। लिख लीजिए वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व नहीं खोता है। हो गया लिखा हुआ ये? एग्जाम्पल लिख दीजिए। 2018 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, एक नहीं यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था अनुचुंबकीय ठोस और लौह चुंबकीय ठोस में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन ये था। बताइए तो ये जो तीनों टॉपिक आप पढ़े हैं क्या इसको आप बता सकते हैं कि क्या अंतर है? ये क्वेश्चन क्या था? अनुचुंबकीय ठोस और लौह चुंबकीय ठोस में क्या अंतर है, यानी पहला और तीसरा में अंतर पूछा है। आप ध्यान याद कीजिए, भी जो जस्ट आप लिखे हैं उसमें आप लिखे हैं कि यह ये अनुचुंबकीय में यह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। इसके बारे में देखिए पहले लाइन लिखे हैं कि यह प्रबल रूप से आकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में वह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है अनुचुंबकीय, और लौह चुंबकीय प्रबल रूप से आकर्षित होता है। इसमें दो अंतर है, वो अपना चुंबकत्व तो खो देता है चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, ये अपना चुंबकत्व तो बनाए रखता है, ये अपना चुंबकत्व तो खोता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर का शॉर्ट टाइप, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन धातु का ऑक्साइड लौह चुंबकीय व्यवहार करता है। इसका सही आंसर था CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड ही होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको सिर्फ ये हिंट कर रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली इस सब पर हम जब एग्जाम का टाइम आएगा तब हम लोग काम करेंगे। अभी पहले हमारा टारगेट है कि हर हाल में 2023 के नवंबर के लास्ट तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाए, फिर पूरा दिसंबर पूरा जनवरी सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैठ के क्वेश्चन ही करें। अब नीचे एक बात एरो देके लिखा हुआ है कि लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्णों का संरेखन एक ही दिशा में होता है। मतलब ये कि जब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। ऊपर है तो सिर्फ ऊपर, नीचे है तो सिर्फ नीचे। ये लाइन लिखने के बाद इसको जरूर लिख बना दीजिएगा।
और अगला हेडिंग डालेंगे प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। ऊपर वाला जो 3 आप पढ़े हैं ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ख्याल से, ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीज। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा होता है ना जिसमें चुंबकीय आघूर्णों का जो संरेखन होता है वो ऊपर और नीचे समान समान संख्या में होता है। ये लिखा हुआ हो गया। फोटो मिटा दें। देखिए लिखा हुआ है वैसे पदार्थ जिसमें चुंबकीय आघूर्णों का संरेखन विपरीत दिशाओं में तथा समान होता है, यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से। यदि 2 ऊपर है तो 2 नीचे, 3 ऊपर है तो 3 नीचे, कुछ इस तरह से होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे। और ये जो लास्ट वाला है इसमें विपरीत दिशा में रहता है और असमान संख्या में होता है। मान लीजिए कि वहां एक ऊपर एक नीचे नहीं हो सकता है, 2 ऊपर 3 ऊपर है, एक नीचे है। ये FeO लिखा हुआ है, फेरस ऑक्साइड। Fe और O ऐसे लिखा गया, वहाँ स्मॉल o लिखा गया है। अगला हेडिंग डाल दीजिए 5 नंबर, फेरी चुंबकीय पदार्थ। हेडिंग का इंग्लिश जरूर लिखा कीजिए। पहला हो गया पैरामैग्नेटिक, दूसरा हो गया डायमैग्नेटिक, तीसरा हो गया फेरोमैग्नेटिक, चौथा हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक, और पांचवा है एरीमैग्नेटिक। ऊपर करें इसको। देखो सिलेबस को समाप्त करने में ना 3-4 चैप्टर बैरियर का काम करता है, सिलेबस को ना एकदम रोक देता है बिल्कुल। जैसे एक सॉल्यूशन चैप्टर था वो, ये चैप्टर तो उतना बड़ा नहीं था, आज 16वां 17वां लेक्चर है और कल ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ बातें ऐसी है जो क्वेश्चन के रूप में आता है, वो हम आपको बताएंगे। तो हो सकता है कि एक आध क्लास संडे उनडे को हम एक्स्ट्रा लें इसका, फिर वो जो होगा वो लेक्चर आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो, चौथा चैप्टर है वो, ये दोनों चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है दोनों। और फिर 5वां यूनिट फिर छोटा है। तो आप दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि सिलेबस खत्म करने में जो रुकावट पैदा करेगा फिजिकल केमिस्ट्री करेगा। जब आप इनऑर्गेनिक में जाइएगा तो उसका पहला चैप्टर जो है मुश्किल से हमको लगता है कि 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका जो दूसरा यूनिट है वो भी 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका तीसरा यूनिट 10 दिन बहुत हो गया। उसका जो चौथा यूनिट है उसमें भी 10 से 12 दिन का समय लगेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा तो हम आपको 11th का बेसिक पढ़ाएंगे, उसमें 1 आध महीना का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत लोग इथेनॉल मिथेनॉल भूल चुके होंगे तब तक। अब ये भूल गया होगा तब तक का तो बात ही छोड़ दो।
और बहुत सारे लोग जो बाद में आए हैं जिनके जीवन में 11th है ही नहीं, उनके लिए तो खैर महा जरूरी है बताना, क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनिक का वो भी समझ में नहीं आएगा। और फिर जब हम उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर बैरियर है, पहला चैप्टर में टाइम लगता है, फिर उसका तीसरा चैप्टर में टाइम लगता है, बाद बाकी सब चैप्टर 7 दिन 8 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। हम जिस चैप्टर में बोलते हैं ना कि टाइम लगता है, वो चैप्टर एक्चुअल में महीना 1.5 महीना में ख़त्म होता है। अब बताइए, हम लोग का सिलेबस 9 से 10 मंथ का है, अब उसमें कोई चैप्टर 1.5 1.5 महीना का टाइम ले तो बताइए वो बैरियर ही है ना। अब जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर देखिए कितना लंबा चला, ये चैप्टर उसकी तुलना में तो आधा भी क्लास नहीं हुआ है अभी तक, और चैप्टर खत्म पड़ा है। तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा था। तो मिला जुला के चैप्टर ऐसा है ना कि बड़ा छोटा, जिसको हम लोग बहुत आराम से नवंबर के लास्ट तक ख़त्म कर सकते हैं, बशर्ते कि बीच में क्लास डिस्टर्ब ना हो किसी भी कारण से। बहुत सारा कारण आते रहा है पिछला 2 4 साल में। गिनी डालिए फेरी चुंबकीय पदार्थ। और इस बार तो कोई कारण भी नहीं रोकेगा, हम यदि पढ़ा रहे तो सिलेबस खत्म होगा। कोरोना आ जाए, कोरोनी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लास लाइव रहेगा बिल्कुल। जो जहाँ है वहीं से पढ़ते रहिए, क्लास रुकेगा नहीं। जिनके पास मोबाइल नहीं होगा, बाद में आइएगा, शॉर्टकट में बता देंगे आपको, बाद बाकी डिटेल में। जैसे क्लास चल रहा है, क्लास रुकेगा कभी नहीं, बशर्ते कि हम जिंदा रहें तब। मान लो हमरे कोरोना हो जाए, हम ही मर जाए, तब क्या करेंगे? कोई उपाय ही नहीं है फिर। जिंदा रहे और हेल्दी रहे, हेल्थ सही रहे, सॉरी, हेल्थ सही रहे, तो पढ़ाई को रोकने से, पढ़ाई पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पुलिस रोड पर न मारेगा, पीछे से घूम के आएंगे, गली गली। इसमें देखिए लिखा हुआ है, वैसे पदार्थ जिसमें चुंबकीय आघूर्णों का संरेखन विपरीत दिशाओं में तथा असमान होता है। उसमें आप देखे थे समान होता है, इसमें क्या है? असमान। आप ऐसा कर सकते हैं कि दो गो ऊपर, फिर एक नीचे, और फिर एक ऊपर कर दीजिए, बताइए असमान है ये? तो ये था चुंबकीय गुण ठोस का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अकेले ही हों, यदि पेयर्ड हो तो उससे मतलब नहीं है, मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में उल्टा पुल्टा काम करता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण। चुंबकीय गुण में पहला 3 इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको आएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में लास्ट का जो दो बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन पहले हम लोग के बारे में और लिखेंगे कुछ। विद्युतीय गुण लिख लिए? देखो, ठोस को, किसी ठोस में इलेक्ट्रिसिटी का उसमें क्या प्रवाह है, इस गुण के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया चालक, एक को कहा गया कुचालक, और एक को कहा गया अर्धचालक। उसमें चालकता का एक पड़ास होता है, एक रेंज होता है, उस रेंज के अंतर्गत आया तो एक हो गया चालक, एक हो गया कुचालक, और एक हो गया अर्धचालक। जैसे ऐसे देखो, साइंस मानता है कि दुनिया का कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ना हो, करता सब है। कोई बहुत ज्यादा करता है और कोई बहुत कम करता है। कोई इतना ज्यादा करता है कि हमको एहसास दिला देता है कि करंट मार रहा है, और कोई इतना कम करता है जिसका एहसास भी नहीं होता है कि करंट मार भी रहा है। और कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो बीच वाली स्थिति में होते हैं, वो ना ही कुचालक होता है और ना ही अर्धचालक होता है। ये हो गया लिखा हुआ।
नीचे तो देखिए, लिखिए तो, विद्युतीय चालकता के आधार पर विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। तीन अलग अलग लाइन में आप लिखिएगा, एक में लिखिएगा चालक, एक में लिखिएगा कुचालक या विद्युत रोधी, और तीसरे में लिखिएगा अर्धचालक। सबका इंग्लिश जरूर लिख लीजिएगा। विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। कुचालक को ही हम लोग विद्युत रोधी नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है। देखो, चालक में लिखा हुआ है वह ठोस जो खुद से होकर विद्युत धारा को पास होने देता है या प्रवाहित होने देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। और जो प्रवाहित नहीं होने दे उसको कुचालक कहते हैं। इसमें चालकता का एक परास होता है, एक रेंज होता है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि इस तरह के ठोसों की चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर के मध्य होता है। यानी यदि कोई ठोस चालकता का रेंज 10⁴ पर ओम पर मीटर से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच रखता है, तो उसी को हम किस श्रेणी में रखते हैं? चालक की श्रेणी में। लिखेंगे, रो देखें, एक नंबर, एक नंबर हेडिंग डाल दीजिए चालक। इंग्लिश आप ऊपर लिख ही चुके हैं तो दोबारा मत लिखेंगे, एरो दे के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर धारा को पास होने देता है, या यहाँ लिख दीजिएगा प्रवाहित होने देता है। मतलब वह ठोस जो खुद से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, चालक कहलाता है। यहाँ पर पास होने देता है लिखा हुआ है, यह भी सही है, वो लिखेंगे थोड़ा और सही होगा। नीचे एरो देके लिख लेंगे, इस तरह के ठोस की चालकता का पड़ास, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इस तरह के ठोसों की चालकता का पड़ास होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, सभी धातु तथा वैद्युत अपघट्य वाला विलयन, तथा वैद्युत अपघट्य वाला विलयन। वैद्युत अपघट्य वाला विलयन का मतलब यहाँ ये है, यदि आप पानी में नमक मिला दे तो वहां भी आपको करंट का झटका मारेगा। यदि किसी तार में करंट डाल दें और उस तार को छुएं तो भी करंट का झटका मारेगा, क्योंकि दोनों का दोनों चालक का काम करता है। तो वैद्युत अपघट्य वाला विलयन चालक का काम करता है, ये हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे क्लास में, तीसरा चैप्टर में। तरबतर बनाएंगे क्लास से में, तरबतर बनाएंगे तो करंट और लगवाएंगे तुम। हो गया लिखा हुआ। दूसरा लिख लीजिए हेडिंग, कुचालक। कुचालक या विद्युत रोधी। वैद्युत अपघट्य वाला विलयन समझ में आया? NaCl वैद्युत अपघट्य ही है ना। NaCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया।
वहां पर आप लिखे थे कि जो पास होने देता है, ये क्या लिखा हुआ है? वह ठोस जो खुद से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है उसे कुचालक कहते हैं। इसका जो चालकता का परास होता है वो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 परम/मीटर के बीच होता है। आज आप इतना लिख लीजिए और यहीं पर इसको रहने देते हैं। कल इसका लास्ट क्लास होगा थ्योरी का, फिर इसका कुछ और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कल का पूरा क्लास सेमीकंडक्टर पर है। उसमें आप समझेंगे अर्धचालक को। अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, एक नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसी को शॉर्टकट में एन टाइप और पी टाइप बोला जाता है। आपको ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बेहतर आप यहाँ समझेंगे और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। ये सब पूछा नहीं जाता है जो भी आप लिख रहे हैं कुछ ये चालक चालक के बारे में या कुचालक के बारे में। वहाँ से क्वेश्चन आता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं। ये मेन बात है जो कल लास्ट क्लास में हो। आज थर्सडे बृहस्पतिवार है ना।